हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम राधिका और आज का वीडियो स्पेशली है बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स के लिए। आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे जीएसटी और कस्टम लॉ के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बिल्कुल एग्जाम फोकस्ड और इजी वे में। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना फॉर मोर स्टडी कंटेंट। ओके, तो हम आज अपना जो आज का हमारा लेक्चर है वो है यूनिट 1, स्ट्रक्चर, रजिस्ट्रेशन एंड एग्जम्पशन। आपके सिलेबस में टोटल 5 यूनिट है और आज हम उसकी फर्स्ट यूनिट करने वाले हैं। इस फर्स्ट यूनिट में जो टॉपिक्स कवर्ड हैं: कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस बिफोर जीएसटी, रचनालय फॉर जीएसटी, स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी, जीएसटी काउंसिल, जीएसटी नेटवर्क, स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म, रजिस्ट्रेशन और एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी। आज हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो बट मैं इससे पहले मैं आपको थोड़ा इस सब्जेक्ट का, इस कोर्स का आपको एक थोड़ा सा इंट्रो देना चाहती हूँ कि जीएसटी है क्या और जीएसटी कैसे आया, जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं, मैं आपको ये सब भी बताऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट टैक्सेस? आप इनडायरेक्ट टैक्सेस से क्या समझते हैं? Indirect taxes are imposed on goods and services. Its incidence is borne by the consumer, who ultimately consume the product or service. It is also called consumption tax. समझ आया? नहीं आया होगा जब तक मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी कैसे आ जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। जैसे कि अगर आप कहीं जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, अगर आप लेस का पैकेट खरीद के ला रहे हैं तो आप उस लेस के पैकेट पे भी टैक्स पे कर रहे हैं इनडायरेक्टली। आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाके टैक्स नहीं दे रहे कि ये लो 20 रुपए और इसमें आपका टैक्स भी है। नहीं, आप जो टैक्स का अमाउंट दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं? आप सप्लायर को पे कर रहे हैं। आप सप्लायर क्या करेगा? वो टैक्स गवर्नमेंट को देगा, जो भी जिसने भी खुद को रजिस्टर कर रखा होगा। लेस का जो भी प्रोडक्शन कर रहा है वो उस पे ऑलरेडी टैक्स दे रहा है, लेकिन रिकवर किससे कर रहा है? आप लोगों से। ठीक है, तो इसका इसका जो मेन मीनिंग है, इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए है क्योंकि हम वो डायरेक्टली हमसे टैक्स नहीं ले रहा है। गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली किससे टैक्स ले रही है? जो जिन्होंने भी टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर रखा है। हम लोगों ने नहीं कर रखा, हम इनडायरेक्टली टैक्स दे रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स आर इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। और ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये हर कोई पे कर रहा है, चाहे वो मेजर हो चाहे वो माइनर हो, आप बच्चे हो, आप बड़े हो, आप बूढ़े हो, हर कोई इस टैक्स को पे कर रहा है। ठीक है, इसका जो इंसिडेंस है वो किससे बॉर्न होता है? मतलब इसको कौन जन्म देता है इस टैक्स को? कंज्यूमर्स, हम लोग खा रहे हैं पी रहे हैं तो हमें उस पे उसको टैक्स देना पड़ेगा। पहले कमाओ फिर टैक्स दो, फिर खर्च करो तो उस पे टैक्स दो। हु अल्टीमेटली कंज्यूम द प्रोडक्ट और सर्विस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन टैक्स। इसको कंजम्पशन टैक्सेस भी कहा जाता है कि आप अपने कंज्यूम करने पे भी टैक्स आपको देना पड़ेगा। फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस के क्या फीचर्स होते हैं? एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। ये क्या है? ये एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। अभी पाकिस्तान और इंडिया का वॉर हुआ तो अभी हमने उसमें देखा कि हमारे इंडिया के पास कितने अच्छे अच्छे जो आर्मी गुड्स हैं वो कितने अच्छे अच्छे हैं। जो हमारे इंडिया ने रशिया से S-400 खरीद रखा है, उससे हमें कितना, हमारी कंट्री को हमने उसने प्रोटेक्ट करके रख रखा है। हमारे तक एक भी पाकिस्तान का एक भी ड्रोन नहीं पहुंच पाया, हमारे लैंड को टच नहीं कर पाया। किसकी वजह से? क्योंकि हमारी कंट्री ने इतने सारे आर्मी गुड्स, इतने अच्छे आर्मी गुड्स खरीद रखे हैं इन पैसों से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अभी पहले मुझे टैक्स पे करने में लगता था कि व्हाई आई एम पेइंग दिस टैक्स। अब मुझे लगता है कि या मैं इस टैक्स को जरूर दूंगी क्योंकि इससे हमारी कंट्री क्या कर रही है? प्रोटेक्ट हो रही है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस अ मेजर सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यूज फॉर गवर्नमेंट्स। गवर्नमेंट्स के लिए एक मेजर सोर्स टैक्स रेवेन्यू है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में गवर्नमेंट क्या करती है? पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो 50% से ज्यादा टैक्स, जीएसटी हम पे कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं 50% से ज्यादा। नॉट ओनली जीएसटी, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो हम पे कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से। ठीक है, indirect taxes are a major source of tax revenues for government worldwide and continue to grow as more countries move to consumption-oriented tax regimes. In India, indirect taxes contribute more than 50% of the total tax revenues of central and state governments. टैक्स कमोडिटीज एंड सर्विसेज। ये टैक्स किस पे लगता है? कमोडिटीज और सर्विसेज पे। इट इज लेविड ऑन कमोडिटीज एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर और परचेज और सेल और इम्पोर्ट। ठीक है, किस पे लेविड होता है? कमोडिटीज पे। कब? जब हम क्या कर रहे हैं? मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं
इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या पे करना है? इनडायरेक्ट टैक्स। हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज कमोडिटी टैक्सेशन। इसको कमोडिटी टैक्सेशन भी कहा जाता है कि आप जो भी कमोडिटी है, आप उसकी मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो आप सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, आपको उस पर टैक्स देना है, तो इसलिए इसको कमोडिटी टैक्सेशन भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो लेविड ऑन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। जो भी हम सर्विसेज ले रहे हैं, एजुकेशन हो गया या कोई भी अदर सर्विस हो गई, ट्रेवल जो है वो भी एक सर्विस है, हम कोई भी अगर ऐसी सर्विसेज ले रहे हैं तो उस पर भी हमें क्या पे करना पड़ रहा है? टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ रहा है। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, ये शिफ्टिंग ऑफ बर्डन कर रहा है कैसे? दिस इज अ क्लियर शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। फॉर एग्जांपल, जीएसटी पेड बाय द सप्लायर ऑफ द गुड्स इज रिकवर्ड फ्रॉम द बायर बाय इंक्लूडिंग द टैक्स इन द कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, कैसे ये बर्डन को शिफ्ट कर रहा है? जो सप्लायर है, जो गुड्स को बना रहा है, वो किससे टैक्स रिकवर कर रहा है? हमसे रिकवर कर रहा है, बायर से। हम लोग खरीद रहे हैं, तो ये एक तरह से क्या हो गया? टैक्स का बर्डन जो है वो शिफ्ट हो गया किस पे? सप्लायर से प्रोड्यूस बायर पे। ठीक है, क्योंकि जो भी हम चीज खरीदते हैं उसकी कॉस्ट में क्या इंक्लूड होता है? टैक्स ऑलरेडी इंक्लूड होता है। वाइडर कवरेज, इसकी जो कवरेज है वो बहुत ज्यादा वाइडर है, क्योंकि हम लोग नहीं पता लगा पाते कि हमने एक साल में कितना इनडायरेक्ट टैक्स पे कर दिया। हम डायरेक्ट टैक्स तो एक बार को कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमने अपनी इनकम पे कितना टैक्स दिया, वी ऑल नो, बट वी डोंट नो अबाउट कि हम इनडायरेक्टली कितना टैक्स पे कर रहे हैं। अब हम डेली डेली अपने चिप्स के रैपर्स को संभाल के थोड़ी रखेंगे कि हमने कितना टैक्स पे किया, इस पे कितना नहीं किया। हम इसे डेली डेली कैलकुलेट थोड़ी करेंगे, तो हम नहीं इतना पता लगा सकते कि हमने कितना, हम एक साल में इनडायरेक्टली टैक्स पे कर रहे हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं वो। ओके, indirect taxes covers a large number of goods and services and generate significant revenue। फिर आता है inflationary nature। ये चीजों को महंगा भी करता है, इससे महंगाई भी बढ़ती है, क्योंकि हम जब कुछ चीज खरीदने जा रहे हैं तो क्या होता है? कॉस्ट में टैक्स इंक्लूड होता है, तो उसकी वो कॉस्ट को बढ़ा रहा है ना, तो वो क्या हो गया? उससे इन्फ्लेशन हो रहा है। एज दीज टैक्सेस इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज एज दे में कंट्रीब्यूट टू इन्फ्लेशन। अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी पर। जीएसटी क्या होता है? जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स लेविड ऑन मैन्युफैक्चर, सेल, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो किस किस पे लगता है? मैन्युफैक्चरिंग पे, सेल पे, कंजम्पशन पे, किस चीज की? गुड्स और सर्विसेज की। जीएसटी रिप्लेस मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्स। जो जीएसटी है वो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर दिया? उसने रिप्लेस कर दिया। 2017 से पहले बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे हमारी कंट्री में, पर अब वो सारे टैक्स को खत्म करके अब सिर्फ एक टैक्स ला दिया गया है, जो कि है जीएसटी। एक इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी, सिर्फ अब वही है, और कोई यहाँ पे हमें टैक्स नहीं पे करना पड़ता। जैसे कि पहले था वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, बहुत सारे टैक्स थे। तो अब उस सब को हटा के एक सिंगल टैक्स लाया गया जिसका नाम है जीएसटी। टैक्स इज लेविड एट ईच स्टेज ऑफ द सप्लाई चेन। सब एक सप्लाई चेन होती है, उसके हर एक स्टेज पे हमें क्या करना पड़ता है? टैक्स पे करना पड़ता है। परचेज कर रहे हैं हम कुछ, तो उस टाइम पे हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। और जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसको मैन्युफैक्चरिंग का टैक्स पे करना पड़ेगा। जो होलसेलर है उसको भी जीएसटी पे करना पड़ेगा, रिटेलर है उसको भी जीएसटी पे करना पड़ेगा, कंज्यूमर है उसको भी जीएसटी पे करना पड़ेगा। वैसे एक तरह से देखा जाए, जो पहले वाला सिस्टम था वो कॉम्प्लेक्स था, पर क्या उसमें हम ज्यादा टैक्स पे कर रहे थे? नहीं, उसमें भी हम उतना ही टैक्स पे कर रहे थे। ये हमें पागल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने ये टैक्स लेकर आया कि पब्लिक को क्या लगेगा? पब्लिक को लगेगा कि हम लोग हमसे कम टैक्स ले रहा है अब, लेकिन इन रियल हम टैक्स उतना ही पे कर रहे हैं। अब हुआ क्या एक्चुअली कि गवर्नमेंट पहले जो थे वो बहुत सारे टैक्स थे, गवर्नमेंट को खुद प्रॉब्लम होती थी क्योंकि उससे टैक्स इवेजन बहुत ज्यादा हो रहा था, टैक्स की चोरी बहुत ज्यादा होती थी। पहले वाला बहुत कॉम्प्लेक्स था, तो इसलिए उन्होंने एक टैक्स ला दिया। अब वो भी टैक्स कैसे है? अब हमें इसमें भी तो हर एक स्टेट पे टैक्स पे करना ही पड़ रहा है। प्रोडक्शन कर रहा है तो वो टैक्स दे रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है तो वो टैक्स दे रहा है, होलसेल है तो टैक्स दे रहा है, रिटेल है तो टैक्स दे रहा है, कंज्यूमर है तो टैक्स दे रहा है। अभी भी तो हर स्टेज पे उसे टैक्स पे करना ही पड़ रहा है। तो जीएसटी एक तरह से ऐसा टैक्स है जो अभी भी कॉम्प्लेक्स है, समझ किसी को नहीं आ रहा, लेकिन गवर्नमेंट हमको ऐसा दिखा रही है कि उसने चीजें इजी कर दी है, बट इजी नहीं किया है। हाँ, इजी टू अंडरस्टैंड है, बट टैक्स पे करना ये जो है, इससे भी बहुत ज्यादा हमें टैक्स पे करना पड़ रहा है। ये टैक्स को कम नहीं किया है गवर्नमेंट ने किसी भी तरह से। वो जितना तब ले रही थे उतना ही अब हमसे निकलवा रहे हैं। ठीक है,
टैक्स इज लेविड, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद है जीएसटी इज कलेक्टेड बाय द स्टेट वेयर द गुड सर्विसेज आर कंज्यूम्ड। जीएसटी कहाँ से जीएसटी कहाँ कलेक्ट होता है? उस स्टेट में जहाँ पे वो गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम हो रही है, नॉट वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड। जहाँ पे वो प्रोड्यूस हो रही है हम वहाँ टैक्स पे नहीं करेंगे, वहाँ पे ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग टैक्स पे हो चुका होगा, तो हमें वो वाला टैक्स नहीं देना। हम कहाँ पे, जहाँ पे हम कंज्यूम कर रहे हैं हम वहाँ पे उसका टैक्स दे रहे हैं। अच्छा, जीएसटी का गोल क्या था? कि वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। अगर नेशन एक है तो टैक्स भी कैसा होना चाहिए? एक होना चाहिए, और मार्केट भी एक ही होना चाहिए। To simplify taxation, improve compliance, reduce tax evasion, and promote ease of doing business. One nation means, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वन नेशन इंडिया, वन टैक्स जीएसटी, वन मार्केट मतलब हमें टैक्स पे कहाँ करना है? जीएसटीएन। ये जो जीएसटीएन है ये एक जीएसटी नेटवर्क है जहाँ पे सब टैक्स पेयर अपनी टैक्स फाइल करते हैं, टैक्स पे करते हैं, ठीक है। और यहीं पे सबको आईटीसी का जो क्रेडिट है वो भी इनपुट इनपुट टैक्स क्रेडिट भी यही मिलता है, ठीक है। तो सिंप्लीफाइड टैक्सेशन ये क्यों आया? टैक्सेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, कंप्लायंस को इम्प्रूव करने के लिए, टैक्स इवेजन जो टैक्स की चोरियां हो रही थी उसको कम करने के लिए, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। आपके सिलेबस का सबसे जो पहला टॉपिक है अब हम वो स्टार्ट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस बिफोर जीएसटी। अगर आपको मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट लगे तो आप वीडियो को स्लो करके देख लेना, और अगर बहुत ज़्यादा स्लो लगे तो आप वीडियो को फास्ट करके देख लेना, आपके पास दोनों ऑप्शन होंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस बिफोर जीएसटी। जीएसटी से पहले हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का फ्रेमवर्क था वो कैसा था? बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन 2017, indirect taxes in India were governed by a complex structure based on the division of powers between the center and states under the 7th schedule of the Indian Constitution. जीएसटी के इंट्रोडक्शन से पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस इंडिया में गवर्न जो होते थे वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, बहुत ज्यादा मुश्किल था, लोगों को नहीं समझ आता था, ठीक है। बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ पावर्स पे बेस्ड था कि सेंटर जो है वो अपना अलग टैक्स लेती थी, स्टेट अपना अलग टैक्स लेती थी, ठीक है। उनके अपने अलग अलग रूल्स होते थे, अपने अलग अलग उन्होंने लॉज बना रखे थे, अपने अलग अलग उन्होंने टैक्स रेट बना रखे थे, ठीक है। तो हर किसी का टैक्स लगाने का अपना अपना तरीका था, कोई एक टैक्स नहीं था कि कोई एक तरीके से। जैसे अब है जीएसटी है तो जीएसटी के दो पार्ट है, सीजीएसटी एसजीएसटी। अब उसमें से आधा सेंटर को मिल रहा है, आधा स्टेट को मिल रहा है, तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। पर इसमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती थी, क्योंकि हर एक स्टेट अपना अलग तरीके से टैक्स लेती थी पहले के टाइम पे, ठीक है। तो जो इसका सेवेंथ शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पहले वाले स्ट्रक्चर के बारे में सेवेंथ शेड्यूल में लिखा हुआ है, तो इसके जो सेपरेशन ऑफ पावर्स थी, सेवन शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है? सेपरेशन ऑफ पावर्स। पावर्स को क्या कर दिया गया था? सेपरेट कर दिया गया था बिटवीन द यूनियन और स्टेट्स। इसमें तीन लिस्ट आई थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो उसमें ज्यादा कुछ था नहीं, तो इसलिए मैंने वो ऐड नहीं की। जो लिस्ट वन और लिस्ट टू है वो इम्पोर्टेंट है तो मैंने ये डाल दिया। लिस्ट वन जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी किसके पास थी? उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी। इसमें पावर उसके पास क्या क्या थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कि वो कौन कौन से टैक्स ले सकती है? एक्साइज ड्यूटी, अल्कोहल एक्सेप्ट अल्कोहल टैक्स वो नहीं लेती थी, एक्साइज ड्यूटी पे टैक्स लेती थी, सर्विस टैक्स लेती थी और कस्टम ड्यूटी लेती थी। और जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसके पास पावर थी वैट की, सेल्स टैक्स की, एंट्री टैक्स की, लग्जरी टैक्स की और एंटरटेनमेंट टैक्स की, ठीक है। डिफरेंट लॉज एंड डिफरेंट रेट्स, हर किसी का अपना अलग लॉ था, अपने अलग रेट थे। ईच स्टेट हैड इट्स ओन वैट लॉज एंड रेट्स, हर एक स्टेट का क्या था? अपना अलग वो जो वैल्यू एडेड टैक्स का लॉ था और अपना अलग वो रेट लगाते थे हर एक टैक्स पे। द सेंटर हैड सेपरेट लॉज, और जो सेंटर थी सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसके भी अपने अलग सेपरेट लॉज थे एक्साइज ड्यूटी के और सर्विस टैक्स के। दिस क्रिएटेड नॉन यूनिफॉर्मिटी और कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी वजह से नॉन यूनिफॉर्मिटी आई और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई। कैस्केडिंग इफेक्ट आया। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? कि टैक्स पे ही टैक्स देना, कि आप किसी एक चीज पे टैक्स दे चुके हैं फिर आप उस पे ही दोबारा टैक्स दे रहे हैं, मतलब एक टैक्सेबल चीज दोबारा टैक्सेबल हो गई आपके लिए। तो ये था कैस्केडिंग इफेक्ट था। नो सीमलेस क्रेडिट मैकेनिज्म, मतलब आईटीसी वाला भी ऑप्शन नहीं था आपके पास कि आप अगर टैक्स दे रहे हो तो आपको उस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है, थोड़ा बेनिफिट मिल रहा है, एग्जम्पशन मिल रही है, तो ऐसा नहीं था, ठीक है। आपको क्या करना पड़ता था? टैक्स पे भी टैक्स देना पड़ता था बिटवीन सेंट्रल और स्टेट टैक्स। टैक्स पेड ऑन इनपुट्स वाज नॉट ऑलवेज क्रेडिटेबल लीडिंग टू टैक्स ऑन टैक्स। क्या होता था? टैक्स ऑन टैक्स, एक चैन सी बन गई थी जिस पर टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, ठीक है।
फिर आ जाता है मल्टीपल टैक्स अथॉरिटीज। मल्टीपल टैक्स अथॉरिटीज क्या होता है? बिजनेस हैड टू कंप्लाई विद मल्टीपल टैक्स डिपार्टमेंट्स। जो भी बिजनेसेस थे उनको ना हर एक डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ता था, क्योंकि इतने सारे टैक्स डिपार्टमेंट थे। अभी तो अपने एक ही है, जीएसटीएन, और पहले के टाइम पे तो बहुत सारे थे। अब बिजनेस कहाँ कहाँ तक जाए, तो उसकी वजह से जो रिटर्न्स फाइल होती थी उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि अलग अलग जगह आपको रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती थी। ठीक है, मल्टीपल ऑडिट्स होते थे जिसकी वजह से डिस्प्यूट्स बढ़ रहे थे। ठीक है, तो इन सबको खत्म करने के लिए जीएसटी आया था। रचनालय फॉर जीएसटी। जीएसटी का क्या मोटिव था? वन नेशन वन टैक्स, टू सिंप्लीफाई द इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम बाय सबमिशिंग मल्टीपल टैक्सेस। मल्टीपल टैक्सेस को कम करने के लिए, टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए जीएसटी आया था। ठीक है, इसने क्या किया था? कैस्केडिंग इफेक्ट जो था उसको क्या कर दिया गया था? एलिमिनेट कर दिया गया था। ओल्ड सिस्टम में टैक्स कैसे लेवी होता था? टैक्स पे टैक्स लग रहा है, ठीक है, टॉप ऑफ द अदर टैक्सेस, फिर उस पर भी टैक्स, फिर उस पर भी टैक्स, मतलब टैक्स पे टैक्स लगता था। तो उससे क्या होता था? उसको एलिमिनेट करने के लिए क्या किया गया? आईटीसी आया। आईटीसी का आपको ऑप्शन मिला। जीएसटी ने क्या कर दिया? रिमूव दिस। जीएसटी रिमूव दिस बाय अलाउइंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। जीएसटी ने आईटीसी देना शुरू करा कि आप कहीं पे टैक्स पे कर रहे हो ना, तो आपको उस पे क्या मिलेगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ये सिर्फ बिजनेसमैन के लिए होता है, जो बिजनेसेस हैं, जो रजिस्टर्ड हैं जीएसटी के लिए, उनको आईटीसी का बेनिफिट मिलता है। ठीक है, एट एवरी स्टेज। widen tax base, a common platform like GSTN make it harder to evade tax। ठीक है, अच्छा, ये जो प्लेटफॉर्म था, इसमें एक जीएसटीएन वाला जो प्लेटफॉर्म था, वो एक प्लेटफॉर्म आया, जीएसटी नेटवर्क आया, जिसकी वजह से टैक्स की चोरी करना बहुत ज्यादा हार्ड हो गया। पहले अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते थे, पता नहीं चल पाता था कि किस डिपार्टमेंट में क्या फ्रॉड हो गया, ठीक है, क्या स्कैम हो गया। लेकिन अब तो एक ही नेटवर्क है, और जो जिसको कौन अब देख रहा है? गवर्नमेंट देख रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है वो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब देख रही है खुद ही, तो टैक्स की चोरी करना बहुत ज्यादा हार्ड है आज के टाइम में। इंक्रीजिंग कंप्लायंस। कंप्लायंस इंक्रीज हो गया, इजी हो गया ये टैक्स वगैरह पे करना। अब हर कोई अपने आप खुद ही रजिस्टर्ड कर सकता है। ये एक ऑनलाइन है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन भी आप टैक्स पे कर सकते हो। ठीक है, बूस्ट टू इकोनॉमी। मेक इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज मोर कॉम्पिटिटिव। अच्छा, इकोनॉमी भी इससे बूस्ट हुई, क्योंकि इंडियन गुड्स और सर्विसेज क्या हो गया? कॉम्पिटिटिव हो गया दूसरी कंट्रीज से। इम्प्रूव कंप्लायंस थ्रू बेटर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। इजी कर दिया, क्योंकि बेटर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग दे रहे हो। आप लोग लोगों को एट होम आप जीएसटी फाइल करने का मौका दे रहे हो। आप घर में बैठे बैठे, अगर आपके पास इंटरनेट है, तो आप खुद ही अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं जीएसटी के लिए। तो ये क्या हो गया? बेटर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके पास, तो आप उससे क्या कर रहे हो? इजी कर रहे हो चीजें। ठीक है, फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी। जीएसटी का स्ट्रक्चर। जीएसटी का जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था? एसजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी, ये चार तरह के जीएसटी के अंदर टैक्स होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स और आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड टैक्स। ठीक है, इंडिया हैज अडॉप्टेड अ डुअल जीएसटी मॉडल। इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया कि वो डुअल जीएसटी मॉडल करेगा विद द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। ठीक है, सेंटर एंड स्टेट साइमल्टेनियसली लेवी जीएसटी ऑन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो सेंट्रल है, जो सेंट्रल और स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, वो दोनों मिलके क्या करेंगे? गुड्स और सप्लाई, जो भी गुड्स और सर्विसेज की जो भी सप्लाई हो रही है, वो दोनों मिलके उस पर जीएसटी लेंगे। ठीक है, विच टेक्स which takes place within a state or union territory. This tax is imposed concurrently by the सेंटर एंड स्टेट। जो क्या होता है? विच टेक्स प्लेस विद द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अच्छा, जब यूटी में टैक्स हो रहा है, तो यूटी के साथ कौन आता है? एसजीएसटी और यूटी जीएसटी हमें देना पड़ता है। टैक्स इज इम्पोज कॉन्करेंटली बाय द सेंटर एंड स्टेट। जो टैक्स है वो इम्पोज कैसे होता है? कॉन्करेंटली, स्टेट और सेंटर के उससे टैक्स जो है इम्पोज होता है और लेवी होता है। सेंटर एंड स्टेट साइमल्टेनियसली टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज। जो सेंटर है वो क्या करती है? सेंटर और स्टेट दोनों मिलके टैक्स लगाती हैं किस पे? गुड्स और सर्विसेज पे। ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड और सर्विसेज। यहाँ पे एक मिस्टेक है, इग्नोर इट। आगे आ जाते हैं। ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड और सर्विसेज। इंट्रा स्टेट सप्लाई जो भी होती थी गुड्स की, वो गुड्स और सर्विसेज की, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल गुड्स, उसमें क्या सबसे पहला है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सीजीएसटी, लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सीजीएसटी कौन लेवी करता था? लगा भी सेंट्रल गवर्नमेंट रही है और कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही रही है। ठीक है, स्टेट टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लेविड एंड कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज। जो भी लेजिस्लेचर के साथ यूनियन टेरिटरीज थी, वो सब एसजीएसटी के साथ टैक्स लेती थी। ठीक है,
और जो यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर थी, वो क्या करती थी, वो अपना अलग टैक्स लेवी करती थी। ठीक है, ये रहा यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज लेविड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर। Interstate supplies of taxable goods or services are subject to integrate goods and services tax. Interstate supply पहले वाला था इंटरस्टेट, अब है इंटरस्टेट। मैं इसको अलग से लगाना भूल गई, आप देख लेना इसको। मतलब ये फर्स्ट टॉपिक और ये सेकंड टॉपिक ऐसे होना था। ऑन इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हो तो आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, आर सब्जेक्टेड टू इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आईजीएसटी की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आईजीएसटी क्या है? आईजीएसटी इज द सम टोटल ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड लेविड बाय सेंटर ऑन ऑल इंटरस्टेट सप्लाई। कौन लेवी करता है इसको? सेंट्रल लेवी करती है। किस पे? जितनी भी इंटरस्टेट सप्लाईज हो रही है उस पे। ठीक है, जीएसटी इज लेविड ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी सारी गुड्स और सर्विसेज पे लेवी किया जाता है एक्सेप्ट, किन किन चीजों पे जीएसटी नहीं लगता? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो भी अल्कोहलिक लिकर है ह्यूमन कंजम्पशन वाली, उस पर कोई और टैक्स लगता है, उस पर जीएसटी नहीं लगता। पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ एंड नेचुरल गैस, इन पे जीएसटी वाला टैक्स नहीं लगता। ठीक है, अच्छा ये शॉर्ट में दे रखा है, सीजीएसटी इंट्रास्टेट सप्लाई है, एसजीएसटी इंट्रास्टेट सप्लाई है, यूटीजीएसटी इंट्रा यूटी सप्लाई है, और आईजीएसटी इंटरस्टेट और इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट वाली सप्लाई है। ठीक है, जो जो सीजीएसटी है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है और कलेक्ट करती है, एसजीएसटी को स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है और कलेक्ट करती है, यूटीजीएसटी को यूनियन टेरिटरी लेवी करती है और कलेक्ट करती है, आईजीएसटी को सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है और कलेक्ट करती है। एग्जाम्पल दे रखा है, इफ अ सेल इज मेड विद इन महाराष्ट्र, अगर सेल जो है वो महाराष्ट्र के अंदर हो रही है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी ये दो टैक्स लगेंगे। अगर महाराष्ट्र से गुजरात हो रही है तो आईजीएसटी लगेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, कि अगर आपको जीएसटी का रेट दे रखा है 18%, ठीक है, अगर आपकी ये वाली सप्लाई हो रही है फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में, तो आपको 9% इधर देना पड़ेगा और 9% आपको सेंटर को देना पड़ेगा, 9% आपको स्टेट को देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंटरस्टेट आपकी सप्लाई हो रही है तो आपको टोटल 18% सम ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी होता है ये, तो आपको टोटल 80% किसको देना पड़ेगा? सेंटर को। ठीक है, इसके बाद आता है फोर्थ टॉपिक, दैट इज जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल जो है वो आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू कॉन्स्टिट्यूट अ जॉइंट फोरम ऑन द सेंटर एंड स्टेट्स, जिसका नेम क्या रखा जाए? जीएसटी काउंसिल, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। ये 15 सितंबर 2016 को प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया था इसको, कि इसमें क्या था कि बेसिकली जो भी टैक्स रेट वगैरह कॉम्प्लेक्स थे उन सबके लिए, कि अब एक टैक्स लाया जाए, एक जीएसटी नाम का एक टैक्स लाया जाए, तो वो करने के लिए, इनडायरेक्ट टैक्स को इजी करने के लिए ये काउंसिल बैठाई गई थी। इसके बारे में कहाँ पे लिखा हुआ है? आर्टिकल 279A में कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, द प्रोविजन रिलेटिंग टू द जीएसटी काउंसिल कम इनटू फोर्स ऑन 12 सितंबर। जो भी इस जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड प्रोविजंस थे वो कब आए थे? 12 सितंबर 2016 को। और प्रेसिडेंट ने जीएसटी काउंसिल को कब कॉन्स्टिट्यूट किया था? 15 सितंबर 2016 को। जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे वो इसके चेयरमैन थे ऑफ दिस काउंसिल एंड मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस। और क्या जो एंड मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, जो भी मिनिस्टर थे फाइनेंस के इंचार्ज, टैक्सेशन के, और जो भी अदर मिनिस्टर थे वो भी क्या किए गए थे? नॉमिनेट किए गए थे बाय ईच स्टेट और यूटी विद लेजिस्लेचर आर इट्स मेंबर्स। ठीक है, हर एक स्टेट, हर एक यूटी के लिए एक मेंबर को क्या किया गया था? नॉमिनेट किया गया था। Beside the Union Minister of State in charge of Revenue और Finance is also its members। ठीक है, इसके अलावा जो यूनियन मिनिस्टर थे, स्टेट मिनिस्टर थे, जो भी इंचार्ज थे, उन सबको क्या बनाया गया था? इसका मेंबर भी बनाया गया था। ठीक है, द फंक्शंस ऑफ द काउंसिल, इस काउंसिल का क्या फंक्शन था? कि जो यूनियन और स्टेट है, यूनियन और स्टेट है उसको क्या रिकमेंड करना?
टैक्स रेट रिकमेंड करना, एग्जम्पशन रिकमेंड करना, थ्रेशोल्ड रिकमेंड करना, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा, उसको वो सब चीजें रिकमेंड करने के लिए ये काउंसिल बैठाई गई थी। इट शुड ऑल्सो रिकमेंड द डेट ऑन विच जीएसटी बी लेविड। इसमें वो डेट भी रिकमेंड करी थी जिस डेट पे जीएसटी लेविड होगा ऑन पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एटीएफ। ओके। इसके बाद आता है जीएसटी नेटवर्क। जीएसटी नेटवर्क क्या है? जीएसटी नेटवर्क इज अ नॉन गवर्नमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट प्राइवेट कंपनी दैट प्रोवाइड्स आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है, नीडेड टू इम्प्लीमेंट द जीएसटी सिस्टम इन इंडिया। किसके लिए आया था ये? जो जीएसटी सिस्टम इंडिया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। ये जीएसटी, इसको जीएसटीएन को जीएसटी का बैकबोन भी कहा जाता है। जीएसटीएन सारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उसको क्या करता है? मैनेज करता है। जहाँ पे टैक्स पेयर अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं जीएसटी के लिए, रिटर्न्स फाइल करते हैं, टैक्स पे करते हैं, इन जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको क्या करते हैं? क्लेम करते हैं। इसका ओनरशिप और स्ट्रक्चर इनिशियली प्राइवेट, पहले क्या था? शुरुआत में प्राइवेट था, पर अब मेजोरिटी किसके पास है? गवर्नमेंट के पास, ठीक है। 51% जो है वो सेंट्रल, 51% बाय द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो 51% इसकी जो ओनरशिप है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, ठीक है। और 49% पहले प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस थे वो हेल्ड करते थे, पर अब ट्रांसफर हो चुका है किसके पास? सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के पास। ये एक सिक्योर और सेंट्रलाइज सिस्टम है जो क्या इंश्योर करता है? डाटा सिक्योरिटी, और जो मैसिव वॉल्यूम्स ऑफ टेक्स्ट डाटा है, मतलब जो बड़े बड़े टेक्स्ट डाटा है उन सबको भी हैंडल करता है ये पूरे अक्रॉस इंडिया। इसका जो जीएसटी पोर्टल है वो कहाँ पर है? www.gst.government.in। दिस इज द ऑफिशियल कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल जीएसटी रिलेटेड सर्विसेज फॉर टैक्स पेयर, टैक्स ऑफिशियल्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। फिर है नेक्स्ट टॉपिक, स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म। व्हाट इज स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म? जब टैक्स नहीं आया था तो उससे पहले बहुत सारे टैक्स होते थे जिससे स्टेट को ना बहुत फायदा होता था। रेवेन्यू मतलब ज्यादा कलेक्ट होती थी उससे। जीएसटी आने के बाद एक ही टैक्स हो गया तो उनकी जो रेवेन्यू थी वो कम कलेक्ट होने लग गई। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि वो स्टेट को कंपनसेट करेगी 5 साल तक, कि जितना 5 साल तक वो कंपनसेट करेगी स्टेट को। कुछ जितना भी उसको लॉस हो रहा है, जितना भी उसको लग रहा है कि उसके रेवेन्यू में लॉस हो रहा है, उतना जो है 5 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंपनसेट करेगी, ठीक है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं इस पैराग्राफ को। इसमें क्या लिखा है? व्हेन जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2017, many states feared loss of revenue, especially those that earned heavily from their own taxes like VAT and pre-tax, etc. ठीक है। To address this concern, the central government promised to compensate the states for any revenue loss for a fixed period, compensation for 5 years, 2017 से 2022 तक, अंडर द कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट। स्टेट्स को कंपनसेशन के लिए एक एक्ट आया था 2017 में। उस एक्ट में इसके बारे में लिखा है कि कितना वो लोग उसको देगी, ठीक है, कितना अमाउंट देंगे। 5 साल तक उन्होंने प्रॉमिस किया था देने के लिए। स्टेट्स वर गारंटेड अ 14% एनुअल ग्रोथ इन देयर जीएसटी रेवेन्यू बेस्ड ऑन द रेवेन्यू दे अर्नड इन 2015 से 16। स्टेट्स को गारंटी दी गई कि आपको जीएसटी से कितनी रेवेन्यू होगी? 14% एनुअल ग्रोथ होगी आपको। जितना आपने 2015-16 में कमाया होगा जीएस इनडायरेक्ट टैक्सेस से, उससे आपको ज्यादा 14% ज्यादा आपको एनुअल ग्रोथ होगी इससे, जीएसटी से। अच्छा, ये जो कंपनसेशन था ये फंड कैसे हुआ था? कंपनसेशन वाज पेड फ्रॉम द कंपनसेशन सेस। जो भी लग्जरीज और सिन गुड्स थे उन सबसे जो भी कलेक्ट हुआ हुआ टैक्स था उनसे हम कंपनसेट किया गया था ये, ठीक है। जैसे कि सिगरेट्स, तंबाकू, पैन मसाला, एरेटेड ड्रिंक्स, कोल, मोटर व्हीकल्स एक्सेट्रा। इन सब से जो भी टैक्स, इन सब पे जो भी टैक्स लगता था, सेस लगता था, उससे जो भी हमको इनकम हो रही थी, रेवेन्यू हो रही थी सेंट्रल को, उससे उन्होंने क्या किया था? स्टेट को कंपनसेट किया था। Next topic is registration under GST. It is the process by which a business become a registered taxpayer under GST and gets a GST IN, GST identification number. Who needs to register? अच्छा, जो रजिस्ट्रेशन कौन करता है इसको? ये एक प्रोसेस है पहले तो, कि जो भी टैक्स पेयर है वो अपने आप को रजिस्टर्ड करता है जीएसटी एन वाली वेबसाइट पे एज अ टैक्स पेयर, और उसको फिर एक नंबर मिल जाता है जिसको कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अच्छा, किसको जरूरत है इसको रजिस्टर्ड करने की? जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट्स के अबव
जिसका बिजनेस होता है, जिसकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा होती है, उसको ये रजिस्टर करना पड़ता है। अच्छा, कितनी थ्रेशोल्ड लिमिट है? 20 लाख फॉर गुड्स। अच्छा, 40 लाख फॉर गुड्स। 40 लाख आपकी अगर टर्नओवर है गुड्स की, 40 लाख से ज्यादा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको टैक्स पेयर के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आपकी सर्विसेज 20 लाख से ज्यादा टर्नओवर है, तो भी आपको जीएसटी के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप इंटर स्टेट सप्लायर हो, आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सप्लाई कर रहे हो, तो भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो भी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को। अगर आप ई कॉमर्स सेलर हो, तो भी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, तो भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, तो भी आपको रजिस्टर्ड जीएसटी के लिए करना पड़ेगा। अच्छा, इस रजिस्ट्रेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? ये लीगली कलेक्ट हो रहा है लोगों से, कस्टमर से हम इसको लीगली कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको आईटीसी का क्लेम मिल रहा है, ठीक है। आप एलिजिबल हो रहे हो गवर्नमेंट टेंडर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। पेनल्टीज, अच्छा अगर कोई आप लीगली, सब कुछ लीगल हो रहा है, कोई नॉन कंप्लाइंस नहीं होगा, तो पेनल्टीज भी नहीं लगेंगी, पेनल्टीज अवॉइड हो जाएगी। तो इससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं आपको रजिस्ट्रेशन से। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द वीडियो, एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी। जीएसटी से हमें क्या क्या एग्जम्पशन मिलती है? एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी मीन द सर्टेन गुड्स और सर्विसेज और पर्सन आर नॉट लाइबल टू पे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एग्जम्पशंस का मतलब होता क्या है कि अगर कोई पर्सन गुड्स और सर्विसेज पे करने के लिए लायबल नहीं है, ठीक है, कि आप टैक्स पे करने के लायबल नहीं है, तो आपको कुछ एग्जम्पशन मिलती है। या तो आपको फुल्ली एग्जम्पशन मिल जाएगी कि आपको कुछ भी नहीं देना, या आपको पार्शियली थोड़ी बहुत मिल जाएगी, ठीक है। ये एग्जम्पशन जो है वो हेल्प करती है जो भी टैक्स बर्डन है उसको रिड्यूस करने में। जो स्मॉल बिजनेस है उन सबको भी सपोर्ट मिल जाता है एग्जम्पशन से, ठीक है। सोशल वेलफेयर भी प्रमोट हो जाता है इससे, ठीक है। सबसे जो पहला है एग्जम्प्टेड गुड्स। एग्जम्प्टेड गुड्स कौन कौन से गुड्स हैं जो एग्जम्प्टेड हैं, जिन पे जीएसटी चार्ज नहीं होता? कौन कौन से पे? अगर आप फ्रेश फ्रूट सेल कर रहे हो, तो आपको कोई टैक्स नहीं, तो आपको जीएसटी नहीं देना। वेजिटेबल्स है, मिल्क है, एग है, कर्ड है, सॉल्ट है, फ्लोर है, राइस है, हैंडलूम प्रोडक्ट्स है, तो इस पे कोई जीएसटी नहीं लगता। एग्जम्प्टेड सर्विसेज, कौन कौन सी सर्विसेज एग्जम्प्टेड है जीएसटी से? एजुकेशन सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक मेट्रो और बस, और जो भी आरबीआई या गवर्नमेंट कोई भी अगर आपको सर्विसेज दे रहा है, तो वो भी सर्विसेज क्या है? एग्जाम्प्ट है, ठीक है। इसके बाद है पर्सन एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन से कौन कौन पर्सन एग्जाम्प्ट है? जिसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 40 लाख से, अगर आपका गुड्स का टर्नओवर कम है, तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं हो। अगर आपकी जो सर्विसेज का टर्नओवर 20 लाख से कम है, तो भी आप नहीं हो उसके लिए एप्लीकेबल, ठीक है। अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट सप्लाई फार्म प्रोड्यूस, आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, और आप उस एग्रीकल्चर करके आप उसी वाले गुड्स को प्रोड्यूस करके वही आप सप्लाई कर रहे हो, तब भी आपको कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि जो एग्रीकल्चर इनकम होती है उस पे इंडिया में कोई टैक्स नहीं है, ना तो इनकम टैक्स और ना ही जीएसटी टैक्स, ओके। पर्सन सप्लाई ओनली एग्जाम्प्ट गुड्स एंड सर्विसेज। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो सिर्फ उन्हीं गुड्स और सर्विसेज को दे रहा है जो एग्जाम्प्ट है, तो उसको भी कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता, ओके। तो आज का जो आपकी यूनिट 1 यही खत्म होती है, एंड मैंने कोशिश की है कि आपके इसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड हो जाएं यूनिट 1 के। आई नो आपका 28 को एग्जाम है, एंड मैं आज ही शाम को इसकी यूनिट 2 की भी वीडियो पोस्ट कर दूंगी। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर देना, एंड अगर आपको नोट्स चाहिए, तो मैंने नोट्स के लिए सबसे फर्स्ट पेज पे मैंने यहाँ पे अपना नंबर लिखा है। आप और मेरे को उस पर व्हाट्सएप पे डीएम करके आप इससे नोट्स परचेज कर सकते हैं मुझसे। इस नोट्स के ज़्यादा चार्जेस नहीं है, मैं आपसे सिर्फ 80 रुपीज़ चार्ज कर रही हूँ इन नोट्स के लिए। आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो, ठीक है। एंड आपको मैं जो आपके जो नोट्स का प्राइस है वो सिर्फ एक यूनिट का नहीं है, मैं आपको टोटल 5 यूनिट्स के नोट्स सिर्फ 80 रुपीज में दूंगी। तो आपको अगर पूरे टोटल 5 यूनिट्स के मेरे से नोट्स चाहिए, तो आप मेरे को इस नंबर से कांटेक्ट करके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब किए मत जाना, और कंटेंट के लिए आप मेरे को आप बेल आइकन पे प्रेस कर देना, ताकि आपको और कोई भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ तो आप उससे ना छूटे, ओके। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।